प्राइवेट देखे आप खड़ा हो जाए और पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ क्योंकि सीट अभी आएगी हुआ बाबा निरीक्षण को तैयार बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको छोटू चल रहे हो भैया है बहुत बहुत धन्यवाद आपको ले ये भी चलिए चलिए बिल्कुल नहीं ठीक ठीक फोटो देखना वही सबके आ रहे हैं है ना आप इधर से फोटो लीजिए इधर से तब अच्छे से इधर नजदीक आ जाइए लीजिए सब हाँ सबके लेते रहिए लाइव 36 धन्यवाद 36 नमस्ते नमस्ते उसको बोल दो साइड बनी पे नाम आता है धन्यवाद आओ 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 सब आओ आप लोगों के साथ फोटो आ जाएगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर अन्नपूर्णं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं
महोदय जी का आगमन हो चुका है। एक बार के आगमन की जोरदार ताली बजाएं, अभिनंदन करें। सतगुरु महादेव आश्रम का उद्घाटन हो रहा है। उनके कर कमलों के द्वारा कबीर धाम में नया भवन जो बना है क्षमादेव, पूज्य श्री क्षमादेव आश्रम के नाम से, आश्रम की सबसे सबसे सुंदर बिल्डिंग है। जोरदार ताली बजा दें। 3 मिनट वाले होता है। अब महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं, अभिनंदन करें, स्वागत करें इस आश्रम के धराधाम पर। लू साहब जी के द्वारा भी दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं। पूज्य स्वामी और राष्ट्र संत श्री असंग देव जी लखनऊ से मेरे साथ आए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री असीम अरुण जी, यहाँ पर उपस्थित विधायक श्री अमन गिरी जी, विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधायक श्री बाबूराम पासवान जी, विधायक श्री घनश्याम दास गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, इस सभागार में उपस्थित सभी संतगण और कबीर साहब के अनुयायी गण, देवियों और सज्जनों, साहिब बंदगी, सचमुच में आज तो मैं आया था कि स्वामी असंग देव जी का जो प्रवचन चल रहा था, ये प्रवचन आपको भी अच्छा लग रहा और मुझे भी अच्छा लग रहा। अब इसके बाद में भी किसी के बोलने की जरूरत नहीं है। तपोभूमि पूज्य श्री क्षमादेव आश्रम के लोकार्पण के अवसर पर आज आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि ये आश्रम कबीर साहब के लाखों अनुयायियों के लिए सदैव सदैव एक प्रेरणा स्थल बना रहेगा। सचमुच में यह स्थान आज भी है और भविष्य में भी भारत के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं
उनमें से एक तीर्थ स्थल होगा। इसके अतिरिक्त आज हम सबके लिए एक और भी सुखद संयोग है, और वो संयोग है कि स्वामी असंग देव जी का आज जन्मदिन भी है। कबीर साहब की वाणी, उनके विचार और उनके कृतित्व को देश विदेश के जन जन तक पहुंचाने में स्वामी जी का प्रशंसनीय योगदान रहा है। ऐसे राष्ट्र संत पूज्य स्वामी जी को मैं उनके जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको दीर्घायु प्रदान करें, जिससे आप महान संत कबीर के विचारों को आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कुशलता से करते रहें। देवियों और सज्जनों, कुछ महीने पूर्व इस कार्यक्रम के लिए स्वामी जी की ओर से मुझे आमंत्रण मिला। आपके आश्रम से कुछ संत दिल्ली में आकर मुझसे मेरे आवास पर मिलने भी आए और इस कार्यक्रम के लिए स्वामी जी की ओर से निमंत्रण दिया। आप सभी संतों और कबीर अनुयायियों और क्षेत्र के सभी देवियों और सज्जनों के निमंत्रण को मैंने सहर्ष स्वीकार करते हुए आप सबके बीच आने का निर्णय लिया। क्योंकि संत कबीर साहब से जुड़ा हर स्थान मेरे लिए तीर्थ स्थान जैसा होता है और हर किसी के मन में ये कामना भी रहती है कि ऐसे तीर्थ स्थलों में जरूर जाएं। आज यहाँ आकर मेरी भी वो कामना पूरी हुई। देवियों और सज्जनों, अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान संत शिरोमणि कबीर साहब से जुड़े अनेक स्थलों की यात्रा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जब मैं बिहार का राज्यपाल था, उस समय वाराणसी स्थित संत कबीर की तपस्थली के दर्शन का सुअवसर मुझे मिला था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2017 में, जिसका स्वामी जी ने उल्लेख भी किया, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित कबीर महोत्सव में और इसके बाद वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के ही सागर में स्थित कबीर आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होने का भी सौभाग्य मुझे मिला। मुझे वर्ष 2022 में भी संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर कबीर साहब की पूर्ण भूमि मगहर में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन सभी अवसरों पर मैंने संत कबीर के अनुयायियों का भारी उत्साह अपनी आँखों से देखा है और आज भी वही उत्साह मैं आज इस आश्रम में उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों का देख रहा हूँ। बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का समर्पण, स्वामी जी के प्रति श्रद्धा और लगन देखकर मुझे आप सब लोगों से थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही है। देवियों और सज्जनों, साहित्यकारों का मत है
कि कबीर शब्द का अर्थ होता है महान या विशाल। संत कबीर की महानता उनके नाम को सार्थक करती है। उन्होंने अपनी महानता के बल पर समाज की सोच बदल दी। सदगुरु कबीर के समय में कुछ सामाजिक विकृतियों के कारण समाज में कमजोर वर्गों के लोगों को कुछ कहने और बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं था। समाज में ऊंच नीच, असमानता और सांप्रदायिक विवादों का बोलबाला था। यहाँ तक कि उन्हें अपनी पीड़ा व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं था। ऐसी पृष्ठभूमि में हम सब लोग कल्पना कर सकते हैं कि वो परिस्थितियाँ कितनी कठिन थी, कितनी भयावह थी। लेकिन कबीर साहब ने लोगों को मानवता का सही अर्थ समझाया और आज वही हम देखते हैं। कबीर साहब के न जाने कितने अनेक शिष्य हुए। स्वामी क्षमादेव जी हुए, आज स्वामी असंग देव जी हैं। और उन्होंने भी जो अपने एक छोटे से उद्बोधन में हम सबका जो मार्गदर्शन किया, वो जीवन का सत्य है। उस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो यही बता रहे थे कि जीवन में जो आप करोगे उसका फल आपको मिलना ही है। अभी इंसान इतना दुखी है और हर कोई दुखी है और सब सोचते हैं कि उसके दुख का कारण वो स्वयं नहीं है बल्कि दूसरे लोग हैं। यही जो है भ्रम की स्थिति जो है ये जड़ में है। हर कोई समझता है कि उसकी गरीबी के कारण दूसरा है, उसकी अशिक्षा का कारण कोई दूसरा है, उसके यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ वो और कोई है, उसके बच्चे बेटा बेटी उसके बात को नहीं मानते हैं, उसका भी कारण जो है बेटा और बेटी है। अपनी तरफ कभी कोई नहीं देखता है। अरे भाई यदि बेटा और बेटी तो आपके हैं, अब यदि नहीं मानते हैं तो बेटा बेटी बाद में जिम्मेदार, उसके पहले जिम्मेदार तो आप हो जाते हैं। हाँ हैं कुछ विसंगतियां हैं, उसका समाधान ऐसा नहीं है जैसा मैंने कह दिया कि नहीं आपकी गलती तो आप। जो स्वामी जी ने अभी बताया एक सेठ की कहानी को लेकर के कि एक उसने थप्पड़ मारा, फिर दूसरा भी मारा और उसको फल भी मिला सेठ को। कितना एक लगता है आज भी हमें इतना अहंकार होता है। हम जब पद प्रतिष्ठा और संपन्नता के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि हम सब कुछ हैं। हम किसी को अपशब्द भी कह सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अपमान कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए आप आज ऐसा कर सकते हैं, ये आपका अहंकार है। लेकिन आपसे इस दुनिया में, इस सृष्टि में आपसे भी बढ़कर बहुत सारे लोग हैं और एक ऐसा मौका आएगा कि जो आपने किया है वही आपको कभी न कभी आपके सामने परिणाम स्वरूप आएगा। लोगों को लगता है कि आज मैं अपने जो सेवक है, जिसको नौकर कहते हैं या जो मातहत है, उसको डांट देते हैं, उसको अपमान कर देते हैं, उसको गाली देते हैं। ये इसकी क्या हैसियत है कि ये मेरे को कभी जवाब देगा? भूल जाइए, वो जवाब नहीं देगा। लेकिन इस प्रकृति का एक नियम है कि जो आप बोओगे आपको कई गुना वो वापस होकर के मिलेगा। और हम सब लोग तो एक ऐसे स्थान में बैठे हैं जहाँ आसपास खेत ही खेत है, किसानों की ज़मीनें हैं और सब ज़मीन जो बोते हैं उनको पता है कि एक दाना डालने पर जब फसल आती है तो कई गुना होकर के आती है। अच्छा दाना डालोगे तो अच्छी फसल आएगी, अगर ख़राब दाना होगा फिर शिकायत मत करना कि भाई मैंने तो बोया था लेकिन
अच्छी फसल जो हमारी पड़ोसी की आई है नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने सस्ता बीज खरीदा था, आपने कीड़ा जिसमें पड़ा हुआ था ऐसा बीज डाला था, तो उसकी फसल भी तो उसी प्रकार की उग करके आई। यही तो स्वामी जी कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जो पृष्ठभूमि कबीर साहब के युग में थी, ऊंच नीच, असमानता और सांप्रदायिक विवादों का बोलबाला, और ऐसी पृष्ठभूमि में संत कबीर ने लोगों को मानवता का सही अर्थ समझाया, और परिणाम ये हुआ उस समय कि कहने वालों और सुनने वालों का आपसी रिश्ता बदल गया। कैसे बदला? कि समाज में सामाजिक सौहार्द का पुनर्जागरण हुआ। हालात ऐसे बदले कि अब कबीर कहते थे, और जो कबीर साहब को पहले लोग कहते थे, वो लोग अब कबीर साहब को सुनते थे, और वो लोग केवल सुनते नहीं थे बल्कि उनके अनुयायी भी बन जाते थे। बहुत ही सरल लोक भाषा में सामान्य लोगों के जीवन से जुड़ी कबीर वाणी के माध्यम से वे जन जन के हृदय में अपनी छाप छोड़ने लगे। देवी और सज्जनों, आज हम सब यहाँ जिस महान संत का स्मरण कर रहे हैं, अर्थात कबीर साहब का, वे यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान से वंचित थे, फिर भी उन्होंने साधु संगति से अनुभव सिद्ध ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान को उन्होंने पहले स्वयं जांचा, परखा, आत्मसात किया और तब लोगों के सामने प्रकट किया। इसलिए आज लगभग 650 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं जनसाधारण से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग में एक समान लोकप्रिय है। जिसका एक दोहे का उल्लेख किया स्वामी जी ने, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। और ये जब मैं इसका उल्लेख जानबूझ के कर रहा हूँ इसलिए कि जब मैं सांसद था तो कभी किसी काम से एक गांधी जी की स्मृति जो राजघाट पर है उससे संबंधित एक काम के लिए मैं मंत्रालय में गया, और उस मंत्रालय के उस समय के सचिव जो थे श्रीमान दुर्गा शंकर मिश्र, जो आजकल उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव के पद पर है, और उनके पीठ जो कुर्सी थी, कुर्सी के पीछे ये दोहा लिखा हुआ था, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो मैंने इसका उनसे बातचीत के दौरान पूछा, मैंने कहा ये दोहा आपने क्यों लगाया? उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए लगाया कि मैं किसी को इस कुर्सी पर बैठ करके मैं किसी का फेवर नहीं करता हूँ, मैं किसी के पक्ष में ना किसी के प्रतिपक्ष में। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरिट पर जो लगता है कि मेरी नीयत कहती है कि ये इसमें ईमानदारी से ये निर्णय लेना चाहिए, वही निर्णय मैं लेता हूँ, और इसलिए आने वाला समझ जाता है कि भाई ये अधिकारी कैसा है। उनका उल्लेख मैंने इसलिए किया क्योंकि वो रिटायरमेंट होने के बाद में उनको ये उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ पर लाया गया, मुख्य सचिव के, चीफ सेक्रेटरी के। इनका जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ बहुत सारे अधिकारी भी हैं, इनका जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी चीफ सेक्रेटरी होता है, और वो आजकल लखनऊ में बैठते हैं, दुर्गा शंकर मिश्र जी। देवी और सज्जनों, ऐसी मान्यता भी है कि कबीर साहब ने बंगाल से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक की यात्रा की। वे भारत से बाहर ईरान और बलख भी गए,
संत कबीर जिस समय प्रकट हुए थे वो समय भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों, मारकाट और लूटपाट का था। ऐसी विषम परिस्थितियों में, वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का, प्रेम और मैत्री का संदेश फैलाने के लिए कबीर साहब स्वयं लोगों के बीच में गए। संत कबीर लोगों के साथ सीधा संवाद करते थे। कभी कभी वे एकदम ठेठ शब्दों का प्रयोग करते थे। उसी समय ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत की तंद्रा में निमग्न जनता को झकझोर कर जगाने के लिए ऐसा करना जरूरी भी था, क्योंकि जागृत व्यक्ति ही समाज का कल्याण कर सकता है। इसलिए उन्होंने समाज को पहले जगाया और फिर चेताया। प्यारे कबीर प्रेमियों, कबीर साहब यद्यपि एक गरीब और वंचित परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने उस वंचना को कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। हम सब लोग जानते हैं वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। आप लोग भी जानते हैं कि अच्छा कपड़ा बुनने के लिए सूत की कताई और रंगाई से लेकर ताना बाना तैयार करने का बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। कबीर साहब ने उस समय के विभाजित समाज में समरसता लाने के लिए सामाजिक मेलजोल की बारीकी तौर पर कताई की, ज्ञान के रंग से सुंदर रंगाई की, एकता एवं समन्वय का मजबूत ताना बाना तैयार किया और समरस समाज के निर्माण की चादर बुनी। इस चादर को उन्होंने बहुत सावधानी से ओढ़ा और उसे मैला कभी नहीं होने दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। और यही सीख उन्होंने हर मनुष्य के लिए दी कि इस जीवन में जो मनुष्य जन्म मिला है वो बहुत सौभाग्य से मिला है। सब करिए, लेकिन अपने जीवन में कलंक नाम से दूर रहिए। और कलंक हम सब जानते हैं, जीवन में जो बुराई होती है, अत्याचार होता है, व्यभिचार होता है, अनाचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपका जीवन सुंदर और शांतिपूर्वक गुजरेगा। देवी और सज्जनों, कबीर साहब ने समाज को समानता और समरसता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कुरीतियों, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने का बीड़ा उठाया। गृहस्थ जीवन को भी संतों की तरह जिया। निकट अतीत में उस समय वैसा ही जीवन संत रविदास और गुरु नानक ने भी व्यतीत किया। संत कबीर, यदि गुरु ग्रंथ साहब का किसी को अध्ययन किसी ने किया होगा अथवा संत रविदास जी के दोहों का किसी ने अध्ययन किया होगा, तो आप पाओगे उसमें कबीर साहब के दोहे और इनकी जो चौपाइयाँ हैं उनका उल्लेख मिलता है। संत कबीर की पवित्र वाणी ने सुदूर पूर्व में श्रीमंत शंकर देव से लेकर पश्चिम में संत तुकाराम और उत्तर में गुरु नानक से लेकर छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तक को प्रभावित किया। और आज मुझे प्रसन्नता हुई, बहुत सारे मुझे यहाँ पर मिले कबीर भाई पंथी, उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ से आया। है ना यहाँ छत्तीसगढ़ वाले? समाज सुधार और आध्यात्मिक क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति में गिने जाने वाले अनेक महान संतों में कबीर साहब का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लेकिन आज के आधुनिक परिवेश में कबीर साहब के विचारों को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है।
मेरी दृष्टि में इसका एक कारण, मेरी दृष्टि में इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। मेरी दृष्टि में इसका एक कारण ये भी है कि कबीर साहब के अनुयायी और उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले धर्म गुरुओं में अंग्रेजी भाषा और आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान की कमी है। और ये मैं स्वामी जी खरी खरी बात कह रहा हूँ। कबीर साहब के नाम पर हजारों आश्रम न केवल भारत में चल रहे हैं बल्कि विदेशों में भी हैं। किसी भी विचार, मेरा मानना है कि किसी भी विचारधारा या मत को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा और नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होता है। आज कंप्यूटर का ज़माना है, अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है, और उससे भी बढ़कर, केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना है, उससे भी बढ़कर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना प्रारंभ हो चुका है। और कबीर साहब के अनुयायी, और सही मायने में स्वामी जी आपके अनुयायी, इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में अभी पीछे है, और वो बहुत ज़रूरी है। आपका उद्बोधन, आपका सत्संग, यहाँ जो बैठे हुए हैं सबको मन मोह लेता है, लेकिन आगे ज़माना इतना आगे बढ़ रहा है कि ये सब ऐसे भी मौके आएंगे कि ये तो रोज़ चाहते हैं कि आपका सत्संग मिले, आपका सानिध्य मिले, लेकिन रोज़ नहीं मिल सकता, ना ये लोग आ सकते हैं। ये क्या करेंगे? अपने कंप्यूटर पे बैठे स्वामी जी ने क्या बोला, कल किसी स्थान पर उनका जो सत्संग का भाषण दिया उन्होंने उसमें क्या कहा, और इनके पास यदि ये नई टेक्नोलॉजी है तो घर बैठे हुए ही जो है वो देख सकेंगे कि स्वामी असंग देव जी ने वहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या बोला था, कर्नाटक में क्या बोला था, आज गोला गोकर्णनाथ में क्या बोला, और उसको वो वहीं बैठ करके, क्योंकि उनको आने का समय नहीं यहाँ पर। तो कम से कम आपकी जो निरंतरता है, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी। मैं स्वामी जी और आपसे और आपके वरिष्ठ सहयोगियों से प्रार्थना करूंगा कि कबीर पंथ से जुड़े हुए नवयुवकों को, आपकी टीम में हैं बहुत सारे नवयुवक, आधुनिक शिक्षा, नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। और उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आप अपने कबीर आश्रमों में भी ये सुविधा सुनिश्चित कर सकते हैं। देवियों, सज्जनों और परिवारजनों, पिछले, अब मैं थोड़ी इससे हट कर के ज़रा बात कर लूँ, सभी देशवासी हैं। पिछले कुछ वर्षों से मैंने देखा है कि भारत के विकास की गति में अप्रत्याशित, जिसको हम कहते हैं रफ्तार में बहुत तेजी आई है। आज भारत और भारत के लोगों की पहचान विदेशों में बढ़ी है। आज देश का एक बड़ा वर्ग ये कहने लगा है कि हम आगामी 1 या 2 दशकों में विश्व की महाशक्ति बन जाएंगे, और कोई कहता है कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़े हैं। लेकिन जब मैं निष्पक्ष रूप से सोचता हूँ, निष्पक्ष मैंने इसलिए कहा, इसलिए नहीं कि मैं मोदी सरकार में राष्ट्रपति था तो शायद उनकी तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए नहीं, लेकिन मैं जब निष्पक्ष रूप से सोचता हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले का भी दौर देखा है। लेकिन जब मैं निष्पक्ष रूप से पिछले कुछ वर्षों का आकलन करता हूँ तो मुझे लगता है कि भारत तो आज विश्व की महाशक्तियों में से एक बन चुका है। और उसके मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहूँगा। 2 साल पहले एक दौर से हम लोग गुजरे थे, कोरोना महामारी से। ऐसी महामारी हम लोगों ने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। बताया भी गया कि ये 100 वर्ष बाद इस प्रकार की महामारी को हम सब लोगों ने झेला है।
इस दौरान हम सब ने अपने परिवार वालों को, नज़दीकी रिश्तेदारों को, मित्रों को ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते हुए देखा है, मरते हुए देखा है, और उनमें से बहुत से लोग हमें छोड़ करके भी चले गए। ये स्थिति विश्व के सभी देशों में व्याप्त थी, लेकिन भारत ने अपनी सामर्थ्य और क्षमता को पहचानते हुए, क्योंकि उस समय मैं राष्ट्रपति भवन में था, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से उसकी याद जुड़ी हुई है। ये जिसको कोविड-19 कहा जाता है, 19 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महामारी का शुरुआत भारत में दिसंबर 2019 में हुआ था, इसलिए उसको कोविड-19 कहा जाता है। और ये जब 2020 का प्रारंभ हुआ, मार्च में जब हम इस विकराल महामारी से जूझने लगे, तो उस समय लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी जो वैक्सीन है, वैक्सीन हम विदेश से आयात कर सकते हैं, लेकिन आयात करना आसान नहीं। आयात करने के लिए आपके पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन जो देश निर्यात करेंगे आपको, यदि वो मना कर दे तो आप क्या करेंगे? इसलिए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम आयात नहीं करेंगे, हम अपने देश में इसका निर्माण करेंगे। और मार्च 2020 में हमने ये निर्णय लिया, और आप सबको ताज्जुब होगा कि मई ठीक 2 महीने या 3 महीने पहले हमारे देश में वैक्सीन का निर्माण होना प्रारंभ हो गया, और हमारे यहाँ लगना शुरू हो गया जून 2020 से। और अंततोगत्वा 1-1.5 साल के अंतर्गत हमने कम से कम अपने नागरिकों को 200 नागरिकों को 2 करोड़ नागरिकों को हमने जो 2 करोड़ नागरिक नहीं, नागरिक तो इस समय जनसंख्या कहीं गलती से मीडिया वाले पकड़ लेंगे मुझे भी, 1 करोड़ 40 लाख ही है। उस समय तो 1 करोड़ 35 लाख ही थी, 1.35 करोड़, 135 करोड़, अब 140 करोड़। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जनसंख्या थी, लेकिन ये जो 200 करोड़ की जब हम बात करते हैं तो वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि एक परिवार में जब ये काउंटिंग होती है तो जो निचले वाला स्तर होता है, अर्थात जो माइनर कहलाते हैं, मेजर जो होते हैं, बालिग होते हैं, उन्हीं की जनसंख्या में नाम आता है। जो अगर हमारे परिवार में 6 लोग हैं तो हो सकता है कि 3 लोग जो हैं वो बालिग हों और 3 लोग जो हैं नाबालिग हों, लेकिन वो जनसंख्या में जो है, जब हम कहते हैं कि 140 करोड़, तो 140 करोड़ में वो 6 लोग गिने जाएंगे, लेकिन जो वैक्सीन लगी है वो केवल 3 लोगों को। और इसको, ये जो साहसिक निर्णय इस सरकार ने लिया, मात्र 2 माह के बाद ही मई 2020 में देशवासियों को टीका लगना प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप हमने लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर ही 200 करोड़ से अधिक देशवासियों को वो भी मुफ्त टीके लगवाए। इस प्रकार हमने न केवल देश के लोगों की ज़रूरत पूरी की, बल्कि उनकी जान भी बचाई। और साथ में जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र हैं, वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा का, इस दुनिया का हर व्यक्ति हमारे कुटुंब का हिस्सा है। और इसलिए हमने पड़ोसी देशों और विश्व के अनेक पिछड़े तथा गरीब देशों को वैक्सीन मुफ्त में पहुंचाई। उसका मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद में जब 2022 में मुझे कैरेबियन कंट्री है, वो दक्षिण अमेरिका के, तो अब मैं जब सरकारी विजिट पे गया था, एक सेंट विंसेंट कंट्री है, तो वहाँ पर जब मैं गया, उनकी पॉपुलेशन जानते हो आप, पॉपुलेशन उनकी करीब 3.5 से 4 करोड़, और उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिन में जो 4 कार्यक्रम हुए, उनमें बार बार भारत की इतनी प्रशंसा करते रहे, और वो कहने लगे कि हमें मोदी सरकार ने हमें केवल 50 लाख हमें वैक्सीन भेज दिए थे, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश की आधी पॉपुलेशन जो है बच गई, नहीं तो मर जाती। और ये सही बात है। ये इस प्रकार के न जाने कितने देशों को हमने मुफ्त वैक्सीन भी दी है। एक और अन्य उदाहरण देना चाहता मैं, इसलिए दे रहा हूँ कि इसकी तुलना करिए जरा दूसरे कंट्रीज़ के।
उस समय जब हम महामारी से लड़ रहे थे, उस समय अमेरिका जो साधन संपन्न और जिसको कहते हैं कि वो एक देश की, वो विश्व की महाशक्ति है, सुपर पावर है, वहाँ पर मौतें ज़्यादा हो रही थी। एक अन्य उदाहरण मैं देना चाहूँगा। यूक्रेन और रूस के बीच में पिछले 1 वर्ष से युद्ध चल रहा। जब शुरू हुआ तो हम सबकी कल्पना थी, पूरी दुनिया वालों का, कि भाई 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, समाप्त हो जाएगा। अभी भी कोई भी उस युद्ध को समाप्त होने की कोई नज़र नहीं आ रही, पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। चल रहा है। पूरा विश्व जो है वो 2 भागों में बंट चुका, 2 गुटों में बंट चुका। उसमें मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा। भारत किसी भी गुट का सहयोगी नहीं बना, साथी नहीं बना, एक बात। और साथी वो नहीं बनता है जिसकी अपनी ताकत होती है, और ताकत है आप सब। भारत की ताकत है 140 करोड़ नागरिक। और उस समय आप सब जानते हो कि लगभग 23-24 हज़ार हमारे बच्चे स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो यूक्रेन में फंसे हुए थे। जब मैं राष्ट्रपति भवन में था तो मैंने पता करवाया कि आखिर इतने बच्चे वहाँ क्यों जाते हैं। मेडिकल सुविधाएं तो हमारे यहाँ पर भी हैं। तो ये बताया गया कि यूक्रेन में मेडिकल स्टडी के लिए जो बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मेडिकल स्टडी में जो पढ़ाई का खर्चा आता है वो अन्य देशों की तुलना में कम होता है। इसलिए 23 से 24 हज़ार के करीब बच्चे हमारे फंसे हुए थे। और उस समय वो बच्चे और उनके माँ बाप, हम कल्पना करें यदि हमारा बच्चा वहाँ फंसा हो तो किसको कोसेंगे? सरकार को कोसेंगे। सरकार की जिम्मेदारी भी है। और यही यहाँ के लोग कर रहे थे। इतना दबाव था और उसके लिए भारत ने अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया। प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन और रशिया के राष्ट्रपति से बात की और उनको कहा कि भाई 24 घंटे का एक सीज फायर कर दो आप। और वो सही मायने में जिस महाशक्ति की मैं बात कर रहा हूँ कि महाशक्ति बनने की दिशा में हम बढ़ चुके हैं, वो उसका परिणाम था कि सीज फायर हुआ। और हमारे यहाँ से सबको, सभी बच्चों को इत्तला दी गई थी। यूक्रेन के आसपास जितने भी बॉर्डर हैं, आप जिस भी शहर में हो, जो नज़दीक आपको बॉर्डर मिले उस बॉर्डर पर आप पहुँच जाइए और भारत का तिरंगा आपको वहाँ दिखाई पड़े, उसके समीप पहुँच जाइए और आपको हम भारत सुरक्षित ले आएंगे। और यही हुआ। उन परिस्थितियों में मुझे याद है, यदि आप पिछला थोड़ा सा मीडिया और उनके चैनल्स को उठा के देखेंगे, उस समय ये हालत हो गई थी। रशिया, चाइना और यहाँ तक कि जर्मनी और अमेरिका, उन लोगों ने अपने बच्चों से ये कहा कि भाई जिस तरीके से आप यूक्रेन गए थे पढ़ाई के लिए, उसी किसी न किसी तरीके से आप वापस आइए, हम इसमें आपकी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। और उन परिस्थितियों में उसकी तुलना जब मैं भारत से करता हूं तो मैं कहता हूं कि भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। एक बात और उस समय कही गई थी। विश्व के कई फोरम बने हुए हैं। उन फोरम में जब ये बात कही गई थी कि भाई क्या सलूशन क्या है यूक्रेन और उसका रसिया का, प्रधानमंत्री जी ने केवल एक बात कही थी, वार इज नॉट द सॉल्यूशन, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे आउट। आप बातचीत करेंगे, डिप्लोमेसी से बात करेंगे तो ये हल निकल सकता है, लेकिन जो दोनों पक्ष रसिया और यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार नहीं, अड़े हुए। और वही आज हम सब लोग देख रहे हैं स्थिति जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उसमें हमास बीच में आ गया। वही स्थिति पूरी दुनिया बट रही है। देवी और सज्जनों, विश्व के कई विकसित देशों और तथाकथित महाशक्ति कहलाने वाले देशों के कुछ अलग अलग फोरम भी बने हुए। उनमें एक शक्तिशाली मंच G20 है। भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला। पिछले
कई महीनों से पूरे देश भर में G20 से संबंधित सफल आयोजन हुए। इन आयोजनों से भारत को अपनी विकास गाथा और विरासत को विश्व के प्रमुख देशों को दिखाने का मौका मिला। अभी कुछ दिन पूर्व हम सभी ने देखा कि भारत की अध्यक्षता में G20 के सफल आयोजन पर दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने कैसे इस आयोजन की तारीफ की। इस आयोजन के माध्यम से अनिश्चित और विभाजित दुनिया को हम वैश्विक रूप से एकजुट करने में सक्षम रहे हैं। हमने G20 के आदर्श वाक्य, जिसमें हमने कहा था एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, और उसका उदाहरण महामारी से लगा लीजिए आप। एक पृथ्वी है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। एक पृथ्वी है, एक कुटुंब है, अर्थात एक परिवार है, और हम सबका एक ही भविष्य भी है। कोई नहीं कह सकता है, अमेरिका वाला नहीं कह सकता कि उस महामारी से मैं आज वो जो विश्व युद्ध के कगार पे जो 2 स्थान पे खड़े हुए हैं, 2 जगह चल रहा है, कोई नहीं कह सकता कि मैं उससे अछूता हूँ। भारत नहीं कह सकता कि यूक्रेन और उसका हो रहा है रसिया का, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। बहुत कुछ लेना देना। अभी जो ये शुरू हुआ है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, उसमें हमास भी शामिल, कोई नहीं कह सकता कि इससे हमें लेना देना नहीं। अभी आप देख लीजिए, अगर 1 महीने तक चला तो इस देश में आपको पेट्रोल डीजल के दाम बहुत महंगे होंगे। ये परिणाम आने वाला है, क्योंकि हम सब एक परिवार से। कुछ महीने पूर्व एक मैं और उदाहरण देता हूं। विश्व बैंक का हमने नाम सुना, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष भारतीय मूल के श्री अजय बंगा 2 माह पूर्व वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन के पद पर आसीन हुए। विश्व बैंक की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को पहली बार मिला है। मतलब पिछले 75 सालों में वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन एक भारतीय बने, ये मौका जो है पहली बार मिला है। आज जब भारत विश्व की $5 ट्रिलियन वाली इकॉनमी के समूह में पहुंच गया है, ऐसे समय में विश्व बैंक की अध्यक्षता करने का भारत को अवसर मिलना एक बहुत बड़ी बात है। वैश्विक इकॉनमी को जानने वाले लोगों का यहाँ तक कहना है कि आगामी 2-3 वर्षों में भारत विश्व की 3 आर्थिक महाशक्तियों में से एक होगा। जैसे जैसे भारत आर्थिक विकास और समानता हासिल करता है, वैसे वैसे दुनिया हमारी ओर उत्सुकता से आकर्षित हो रही है। हमने इस वर्ष विशेष रूप से भारत को शिखर पर जाते हुए देखा। कैसे? कुछ दिनों पूर्व जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, तो भारत एक ऐसा करने वाला पहला देश बना। हम सब जानते हैं उसके पहले 3 जो कंट्री थे, वो उनके भी लॉन्चिंग जो उन्होंने की थी, उनका रोवर जो था, वो चंद्रयान जो था वो उतरा था, लेकिन नॉर्दर्न पोल पर। नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल बहुत कठिन है। वहाँ पर 14 दिन का एक रात और एक दिन होती, तो 14 दिन जो वो रात में आप उतर नहीं सकते। लेकिन भारत पहला देश बन गया जिसने कि अपना चंद्रयान 3 उस जगह पर उतारा। अब भारत दुनिया के उन देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है जो चंद्रमा पर अपना मिशन उतारने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश हो गया। इसके पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने अपने यान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारे। ऐसे में भारत की कामयाबी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही। इसी माह के प्रारंभ में मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, और वहाँ पर एक कंट्री है ह्यूस्टन में, वहाँ पर नासा का सेंटर है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो को बधाई देते हुए कहा कि हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनने की खुशी है। मतलब इस नासा जो है, जो अभी तक भारत को कभी पूछता नहीं था स्पेस रिसर्च मिशन के लिए, आज अमेरिका
दे केम फॉरवर्ड और उन्होंने कहा कि इसरो के साथ हम एक साझेदारी करना चाहते हैं। मुझे अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान नासा और जॉनसन स्पेस सेंटर को बहुत करीब से देखने को मिला और अंतरिक्ष विज्ञान को समझने का मौका भी मिला। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए नासा और इसरो के वैज्ञानिक कई मोर्चों पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय इसरो ने अपने पहले सौर मिशन अर्थात आदित्य L1, हम केवल चंद्रमा तक ही सीमित नहीं रहे, हम सूर्य को भी तलाशने जा रहे हैं। आदित्य L भी लॉन्च किया है। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी श्रेणी का भारत बन गया। देवियों और सज्जनों, एक और बात मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। अभी जब मैं अमेरिका में था तो वहाँ वाशिंगटन DC में आयोजित एक भव्य विश्व संस्कृति महोत्सव वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शामिल होने का मौका मिला और उसका आयोजन किया था श्री श्री रविशंकर, श्री श्री 108 रविशंकर जी ने, आर्ट ऑफ लिविंग। उसमें करीब 100 से अधिक देशों के 70,000 कलाकारों, कई राष्ट्राध्यक्षों और चिंतकों ने भाग लिया। हमारे सांस्कृतिक विरासत तथा दुनिया के अन्य देशों की संस्कृतियों को एक प्लेटफॉर्म पर आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थान ने लाकर खड़ा कर दिया। इस सफल कार्यक्रम के पीछे श्री श्री रविशंकर जी के साथ उन हजारों साधकों की अहम भूमिका है जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिकता को अपनाया है, जिन्होंने अलग अलग देशों में रहते हुए भी वहाँ की भाषा को सीखते हुए अपनी संस्कृति को पहुँचाने व प्रचार प्रसार करने में अपनी अहम। मैं स्वामी जी आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यहाँ पर जानबूझ करके मैंने इस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का उल्लेख किया। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भी दुनिया भर से कबीर विचारधारा को मानने वालों को एक मंच पर लाएं। और आर्ट ऑफ लिविंग जैसी कोई संस्था या फिर कोई विश्वविद्यालय की शुरुआत करें जहां कबीर अनुयायियों को आधुनिकता के साथ साथ विभिन्न देशों की भाषाएं भी सिखाई जाएं। ऐसा करने से कबीर जी की वाणी और विचार को आप दुनिया भर में और अधिक प्रभावी ढंग से प्रचारित और प्रसारित कर सकेंगे। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश में, बस 5 मिनट में समाप्त करता हूं, अर्थात अन्याय होगा यदि हमने ऊपर की बात कर ली, उत्तर प्रदेश की बात नहीं की। उत्तर प्रदेश का मैं नमक खा रहा हूं 2 दिन से और यहाँ की बात ना करूं तो अच्छा नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में विशेषकर कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। मैं इसकी तुलना करता हूँ पिछले कुछ वर्षों के पूर्व, 5-6 वर्ष के पूर्व की जो स्थिति थी उसमें और आज की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश आज दंगा मुक्त हो गया है। अपराधियों द्वारा बेकसूर नागरिकों की और सरकारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की प्रवृत्ति में कमी आई है। मुख्यमंत्री जी की बुलडोजर संस्कृति ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार को, असीम अरुण जी आप उनके मंत्री हैं, मेरी ओर से उनको कन्वे भी कर देना, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। स्वामी जी, अंत में मुझे बताया गया है कि स्वामी असंग देव जी संत कबीर की शिक्षाओं के अनुरूप अपने आचरण से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए सजग प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने अपने साथ साथ लगभग 150 संतों की टोली के साथ पिछले साल
लगभग 11 महीने तक भारत के विभिन्न प्रदेशों तथा अन्य देशों में और गांव-गांव में जाकर नशा मुक्ति अभियान को घर घर तक ले जाने का सफल प्रयास किया है। इस कार्य के लिए मैं आपको भी साधुवाद देता हूँ। अंत में राष्ट्र संत श्री असंग देव जी को उनके जन्मदिन की पुनः बधाई देता हूँ और उनके दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपने समाज की भलाई और देश हित में नशा मुक्ति अभियान में जरूर कामयाब होंगे और युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सब संतों के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप और हम सब महामहिम माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति के बहुत सुंदर उद्बोधन का रसपान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई संत की वाणी से आप और हम सब उनके वचनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी संतों की तरफ से उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के समापन की तरफ आगे हमारे बीच में जो पधारे हुए हैं उनका स्वागत के लिए मैं माननीय श्री अमनगिरी विधायक जी, स्वामी प्रसाद प्रवक्तानंद जी, श्री बाबूराम जी और हमारे श्री एल वेंकटेश्वर लू साहब से अनुरोध करूंगा कि माननीय महामहिम का पुष्पगुच्छ के साथ उनका स्वागत करेंगे और साथ में आश्रम के संतों की तरफ से विधायक हमारे श्री अनुभव साहब जी और साथ में हरि साहब जी उनका पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें। आप सभी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे माननीय श्री प्रवक्तानंद विधायक जी। और ये गोला के विधायक श्री अमन गिरी जी हैं। जी जी। उसके पश्चात में साथ में श्री प्रवक्तानंद जी हमारे पूज्य गुरुदेव जी को भी पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। विजय शुक्ला गोला चेयरमैन आप भी स्वागत करेंगे। साथ में अतिथिगण हमारे गुरुदेव जी का भी पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश शासन से जो हमारे मंत्री पधारे हैं श्री असीम अरुण जी, उनका मैं अनुभव साहब जी से निवेदन करूंगा कि उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। आप सभी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। अनुभव साहब जी हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। और अब स्वागत का क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए जो हमारे विधायक यहाँ से पधारे हुए हैं, सभी विधायकों का स्वागत के लिए मैं बरेली से पधारे श्री दयाशंकर वर्मा जी, लखनऊ से श्री घनश्याम गुप्ता जी से कहूँगा कि हमारे माननीय विधायकों का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। दयाशंकर वर्मा जी माल्यार्पण करेंगे हमारे सभी विधायकों का। घनश्याम गुप्ता जी, सुरेश जी माला पहुंचाएं और विधायकों का स्वागत कराएं। आप सभी एक बार जोरदार पुनः ताली बजा करके स्वागत करेंगे। अब इन्हीं के साथ में मैं महामहिम माननीय श्री रामनाथ कोविंद साहब जी से आग्रह करूंगा कि हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के पावन कर कमलों के द्वारा स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे, ले रहे हैं। आप सभी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। दिल्ली से पधारे पेटीएम टीम की तरफ से भी उनको स्मृति, वो अभी मंच पे नहीं आ पाएंगे, वो लोग वहीं से रहेंगे, लेकिन उनकी तरफ से स्मृति चिन्ह आई है, उनको भी महामहिम को सौंपेंगे। गुजरात से पधारे हमारे श्री रसिक भाई की तरफ से भी स्मृति चिन्ह आई हुई है, उनको हमारे श्री दयाशंकर वर्मा जी चांदी का मुकुट महामहिम के लिए लेकर आए थे, लेकिन वो मुकुट को गुरुदेव जी को वापस सौंप दिए। एक बार वापस जोरदार ताली बजाकर आप सब महामहिम साहब का स्वागत करेंगे। अब ताली बजा दो जोरदार। स्वामी प्रवक्तानंद जी को, असीम अरुण जी को, श्री बाबूलाल विधायक जी को, श्री अमन गिरी जी को और नगर पालिका अध्यक्ष गोला को
व्यास गादी आशीर्वाद देती है। श्री यल वेंकटेश्वर लू प्रमुख सचिव परिवहन के, उनको भी शुभकामनाएं। ताली बजाइए और अपनी अपनी जगह पर सभी लोग खड़े होकर के हमारे अतिथि का मंच से विदाई करेंगे। अभी आप और हम सब लोग बैठे रहेंगे क्योंकि आगे का कार्यक्रम अभी जन्म दिवस जन्मोत्सव अभी आप और हम सब लोग मंच पे ही मनाएंगे धूमधाम के साथ। अभी थोड़ा देर का कार्यक्रम जन्मोत्सव का और बाकी है। माननीय हमारे अतिथि तब तक आश्रम में थोड़ा देर अब आगे का कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाएंगे, बाकी सब मंच पे रहेंगे। आप तो इससे किसी का दिक्कत यही वीडियो पे चली जाए, रास्ते में थ्रेट रहता है, इसलिए हम लोग मना करते हैं। नहीं बिल्कुल लाभ का नहीं, सुरक्षा सिक्योरिटी आवश्यक है। भैया जी साहब, ये कैमरा नहीं है ठीक। हाँ हाँ बना रहे भाई, उनके जीवन सुरक्षा के दृष्टिगत सारी चीजें हो रही भाई। जी साहब, समझ नहीं रहे उस चीज को। क्या जब वीडियो बन रहा है तो क्यों बना रहे हो आप बताओ, उससे ले लेना कोई जरूरी है क्या? नहीं मानेंगे तो जमा हो जाएगा। भागने वाला भी है पर ये बनाने वाला भागे की कहाँ यहाँ सुन पूरा बना लेना इधर का भी पूरा उड़ेगा पूरा। घुमा लो हाँ सर, रोहित आज जब वीडियो बढ़िया है, अंदर नहीं तो वही बना लो, वही बना लो। नहीं वैसे ठीक है गुल्ली ऑर्डर। हाँ जे बात है, ऐसा बना लो आप। उड़ेगा तो उड़ेगा। हाँ सर, पता नहीं आज धरा नहीं उड़ेगा बहुत। चलिए साहब, धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया हेलीपैड बनाया है। जाके कह रहे हैं घुमाएंगे तो घुमाई जाए। बोले घुमाने, हाँ घुमाई रहा है, घुमाई रहा है। कहने घुमा दे, तुम कहना इससे देखो घुमाई दे, घुमाई दे। अरे हाँ घुमा दे, उल्टा के दे घुमा दे भाई, घुमा दे। घुमाने के लिए बोले थे का घुमा दे। कोई से घुमाए थे, घुमाए नहीं निकल गया रे। क्या घुमा रहे निकल गए वो सीधा। चलिए आ जाओ दोनों।